आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। यूनिट 7 में टोटल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो हर रोज़ जो है एक कहानी हम पढ़ते हैं बुक के माध्यम से। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। और यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए तो ये महत्वपूर्ण क्लास है ही, साथ ही साथ जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी राज्य के सेट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करिए, ठीक है, क्योंकि तीनों का जो है सिलेबस सेम है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। प्रकाशन वर्ष है 1900 और 1901। ये दोनों जो है यहाँ सही है बिल्कुल, है ना। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं पे आपको 1900 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 1901 भी मिलेगा, तो दोनों को याद रखेंगे। किसकी कहानी है? तो माधवराव सप्रे की कहानी है। इनका जन्म 1871 और मृत्यु जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको देखेंगे। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन जो है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्यनिष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। किससे? यथार्थ से जुड़ी हुई है। कहानी के पात्र हैं जमींदार, अनाथ विधवा, जमींदार का वकील और अनाथ विधवा की जो है पोती होती है जिसकी उम्र 5 वर्ष है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन चारों पात्रों का नाम आप लोग याद रखिएगा। पोती की जो उम्र है 5 वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहानी का सारांश देखते हैं। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बेचने के लिए अनाथ विधवा के झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता है या करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देती है। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा की झोपड़ी वापस कर देता है। यानी हृदय परिवर्तन को जो है दिखाया गया है इसमें। यहाँ पे जो है माधवराव सप्रे का जो है इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय से संबंधित और इनकी रचनाएं हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या पता पूछ लिया ना, पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चला। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद किया है। किसका अनुवाद किया है? तो गीता रहस्य का अनुवाद किया है, हिंदी दासबोध का और महाभारत का अनुवाद इन्होंने किया है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, देखते हैं। इनकी रचना है स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर का विचार, माधवराव सप्रे की कहानियाँ, जिसके संपादक हैं देवी प्रसाद वर्मा, ठीक। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र ये 2 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था। किसने किया था? तो माधवराव सप्रे ने। अब हम यहाँ से कहानी जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटी सी कहानी है, टाइम नहीं लगेगा, कम समय में इस कहानी को हम पढ़ लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। यानी कि यूनिट 7 में जो कहानियाँ लगी हुई हैं 21 कहानियाँ, वो सभी की सभी कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे जो है प्रश्न आता ही आता है, बेशक एक ही प्रश्न है लेकिन आता है। देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसकी झोपड़ी थी? एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी।
किसके सामने? तो ये जमींदार के महल के पास। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र, है ना, उसका प्रिय पति और उसका इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। ठीक ना, यानी उसका पति भी मर गया था, उसके पुत्र भी, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया था। कुछ 5 वर्ष बाद उसकी जो है बहू वो भी मर गई। अब एक पोती बची थी उसके पास 5 वर्ष की, ठीक ना, उसके वृद्धा काल में। तो उसी को लेकर जो है वह रहती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मातृप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। ठीक ना, अब इतने सालों से, कई वर्षों से रह रही थी। कोई भी रहता है तो उस जगह से तो लगाव हो ही जाता है ना। वो वहाँ से जो है निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पास में कहीं जाकर रहने लगी, आस पड़ोस में कहीं जाकर वो रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। क्या लेकर पहुँची? तो टोकरी लेकर पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। ठीक ना, ये पंक्ति, इसकी हर एक पंक्ति इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है ना। देखेंगे यहाँ से, जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ठीक ना, अब एक टोकरी भर मिट्टी जो ले जाती है उससे क्या बनाती है, ये प्रश्न आ चुका है। तो चूल्हा बनाते हैं। ठीक ना, चूल्हा बनाकर जो है रोटी पकाती है उस पर। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। आगे देखेंगे, विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उतारकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं या धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुआ, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर अपने आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर
कैसे उठा सकेंगे, है ना। थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंट है। कहती है कि इसका भार जो है उसका भार जो है आप कैसे उठा सकेंगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ लाइन लास्ट का, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बीच में नहीं रखा क्योंकि ये छोटी सी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और यहाँ से कोई भी अगर कथन देता है तो आप लोग जो भी स्टूडेंट कहानी पढ़ा है वो आराम से लगा सकेगा, ठीक ना। देखिए आगे, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी जो है उन्होंने वापस कर दिया। बस इतनी ही कहानी है ये। बहुत अच्छी कहानी है ना, छोटा सा है तो पढ़ने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है। तो आशा करती हूँ कि इस कहानी को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को बार बार रिवीजन करना होगा। एटलीस्ट जो कहानी छोटी है उसको तो आप लोग रिवीजन कर ही लेंगे, और जो बड़ी कहानी है उसको शॉर्ट में आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। नहीं टाइम है तो, अगर टाइम है तो सभी कहानियाँ वैसे पढ़ें। वैसे कहानियाँ जो है आराम से पढ़ी जा सकती हैं, ठीक ना। उसको आप लोग गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में दूसरी कहानी के साथ। और मैं यही कहूँगी कि अपना आप लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पेपर जो है जल्द ही फॉर्म इसका जो है यूजीसी नेट का जल्दी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी आप लोगों में से कई स्टूडेंट ने भरा होगा फॉर्म। तो जिसने भी फॉर्म भरा है मैं उससे यही कहूँगी कि यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसका जो यूनिट 2 है ना, जो यूनिट 2 है ना, उसको आप लोग पूरा डिटेल में पढ़िए। दृष्टि का गाइड है तो उस गाइड से पढ़िए, ठीक ना। या तो यूजीसी नेट के जितने भी यूनिट 2 के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017-18 से लेकर 2024 तक, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट जो आता है वो ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र आता है वो ले लीजिए आप लोग, और उससे जो है सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि डीप में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप लोगों को पता ही है कि जो है अच्छे लेवल के प्रश्न 2021 में भी आए थे, और उससे भी अच्छे लेवल का प्रश्न इस बार आएगा। ओके, तो अपना आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बंद क्यों नहीं हो रहा ये।